नमस्कार, मैं सपना भारती, डाइट प्रवक्ता, आगरा, विषय सामाजिक विज्ञान सेकंड। आज हम लोग डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना व सेलों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अपने टॉपिक को शुरू करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इसको पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शिक्षण उद्देश्यों। उद्देश्य: प्रथम, प्रशिक्षु पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकेंगे। सेकंड, प्रशिक्षु भूगर्भ की जानकारी के साधनों के बारे में जान सकेंगे। प्रशिक्षु पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभिन्न परतों की व्याख्या कर सकेंगे। फोर्थ, प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार की चट्टानों तथा इसके महत्व से परिचित हो सकेंगे। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमें बाहर से कुछ इस तरह घूमती हुई दिखाई देगी। यह पृथ्वी का बाहरी भाग है, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। ये जो आप दूसरी इमेज देख रहे हैं इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दर्शाया गया है, परंतु यह भी कोई वास्तविक इमेज नहीं है क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम नहीं देख सकते। विभिन्न समय अंतरालों में जो भूवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कुछ प्राकृतिक व अप्राकृतिक, तो कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष साधनों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो संसाधन हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में बताते हैं, दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत। तो आइए हम सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से धरातली चट्टानें आती हैं, यानी हम धरातल के किसी स्थान पर खुदाई करें तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खुदाई स्थल पर मात्र 3 से 4 किलोमीटर ही हो पाई है, यानी इसके बाद हमारी पृथ्वी में क्या है इसका पता नहीं चल सकता। इस प्रकार करते हैं ज्वालामुखी उद्गार की। ये ज्वालामुखी भी मात्र 60 किलोमीटर की गहराई से ही आती हैं। अगर हम लोग समुद्रों की बात करें तो आर्कटिक महासागर में एक स्थान है कोला में भी मात्र 13 किलोमीटर की गहराई तक ही इंसान जा पाया है। इसका मतलब यह हुआ कि हम मान लें ज्वालामुखी के आधार पर 60 किलोमीटर, बाकी स्थल व जल की खुदाई के आधार पर 13 किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक भाग के अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की। इसमें सबसे पहले आता है तापमान, फिर घनत्व व दबाव, यानी कि टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है। इसके बाद उल्काएं, फिर गुरुत्वाकर्षण के अलावा चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद भूकंप संबंधी क्रियाओं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तथ्यों के बारे में बताते हैं जिससे हमें इसमें सबसे पहले आता है तापमान, यानी कि हम जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने की कोशिश करते हैं, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि पृथ्वी का केंद्र सतह की तुलना में अधिक गर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं घनत्व की। इसी प्रकार घनत्व से जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व अधिक है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा। इसके बाद हम दाब की बात करते हैं। दाब जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं, दबाव भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो दबाव में भी वृद्धि होती जाती है। तो आइए अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं।
यह जो आप लोग एक ट्रायंगल देख रहे हैं, यह ठीक ऐसे ही है जैसे कि एक तरबूजे की स्लाइस। पृथ्वी को भी हम कुछ ऐसे ही समझते हैं। पृथ्वी की सतह से केंद्र की एक स्लाइस निकालते हैं और इसी से समझते हैं। ये हो गया आपका स्थल मंडल, यानी पृथ्वी की सतह जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को हम भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल। इसके बाद सबसे नीचे वाली जो परत है हम कोर या क्रोड कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों सबसे पहले हम भूपर्पटी की बात करते हैं, यानी क्रस्ट की। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट मुख्यतः 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक सिलिका व दूसरी एल्युमिनियम। इसको संयुक्त रूप से सियाल कहते हैं। ऊपर भाग है और भंगुर भाग है, यानी मोटाई की हम बात करें तो महाद्वीप 30 किलोमीटर तक और महासागर मात्र 5 किलोमीटर तक ही मोटे हैं। इसका घनत्व, ये भारी चट्टानों से निर्मित है जिसे महाद्वीप है। इसका घनत्व तो 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। महासागर बेसाल्टों से निर्मित है और इनका अब हम मेंटल की। मेंटल वह परत है जो भूपर्पटी के ठीक नीचे पाई है। यह मुख्यतः सिलिकॉन व मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, जिसे हम संयुक्त रूप से सीमा भी कहते हैं। भूगर्भ के नीचे का भाग मोहो असतता से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाई जाती है। इसके ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। इसके ऊपरी 400 किलोमीटर तक के भाग को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। मैग्मा का मुख्य स्रोत है, जो हमारी ज्वालामुखियों से मैग्मा या लावा जो बाहर आता है, वो भूपर्पटी व मेंटल को मिला के हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल यानी 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक की दूरी को हम स्थल मंडल कहते हैं। मेंटल का घनत्व 3 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं कोर या क्रोड की। इसको हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, एक ऊपरी कोर और दूसरा निचली कोर। ऊपरी कोर जो है वो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। इनकी गहराई का घनत्व 13 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। इनका निर्माण निकिल व फेरस यानी कि निकिल व लोहा से हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से निफे भी कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभिन्न विभागों के बारे में हमने जाना, तो अब हम पृथ्वी की सेलों के बारे में जानते हैं। सेलें वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पट निर्माण हुआ है, चाहे वह ग्रेनाइट की भांति कठोर हैं या चीका रोड़ी या मिट्टी की भांति नरम व मुलायम है, सेलें कहलाती हैं। यह भूपर्पटी के ऊपरी भाग स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ऊपरी 100 किलोमीटर की मोटी परत को स्थल मंडल कहते हैं। धरातल के 16 मीटर की गहराई तक 95% भूपर्पटी सेलों से ही बनी हुई है। सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हम लोग को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, आग्नेय सेल, औषधि सेल व रूपांतरित या कायांतरित सेल। अब हम इन तीनों को एक एक करके जानें। आग्नेय सेल, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि अग्नि या आग यानी आग से बनी हुई, इनको हम प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। अग्नि सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये चट्टानें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
ये चट्टानें कठोर व रवेदार होती हैं। इनका रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। इनका निर्माण लावा व मैग्मा के ठंडा होने से होता है। इनमें लोहा, निकिल, तांबा, शीशा, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सोना व प्लेटिनम जैसे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अवसादी शैलों की। अवसादी शैलें चट्टानें अधिकांशतः परतदार होती हैं। इन पर अपक्षय का प्रभाव जल्दी पड़ता है और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, रेत आदि अवसादी शैलों के ही उदाहरण हैं। अवसादी शैलों का आर्थिक महत्व भी है। अब हम रूपांतरित या कायांतरित शैलों की बात करते हैं। यह आग्नेय व अवसादी शैलों अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपना रूप बदल लेती हैं तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इन शैलों में रवे पाए जाते हैं। ये अन्य शैलों से अधिक कठोर होती हैं। इनमें छिद्र नहीं होते। इनमें नाइस, सर्पेंटाइट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट आदि इसके उदाहरण हैं। थैंक यू।